कहानी की शुरुआत एक अमेरिकन फुटबॉल मैच से होती है, जहां वीआईपी स्टैंड्स में निकी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ बैठा हुआ है। मैच चल रहा होता है, लेकिन निकी का ध्यान खेल से ज्यादा आसपास बैठे लोगों और क्राउड पे होता है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जो अपनी सीट से उठकर बाहर जा रही होती है। उसी पल निकी के दिमाग में एक शरारती आइडिया आता है और वो जेस से शर्त लगाता है कि कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। पास में बैठे लिवान नाम का एक आदमी भी इस शर्त में शामिल हो जाता है। तीनों मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू होती है। लड़की के बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा था। जेस ने सबसे करीब का नंबर 8 गेस किया होता है, इसलिए वही शर्त जीत जाती है। लिवान बिना किसी हिचक के पैसे दे देता है और अगला राउंड शुरू करने की बात करता है। इसके बाद शर्त खेल से जुड़ी होती है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस खुद को इस राउंड से बाहर कर लेती है क्योंकि उसे गेम की जानकारी नहीं होती, लेकिन निकी इसमें कूद पड़ता है और दांव लगाता है। सीटी बजते ही वही टीम फाउल कर देती है जिस पर निकी ने शर्त लगाई थी और वो जीत जाता है। ये जीत लिवान को और ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। वो लगातार बड़ी शर्तें लगाने लगता है। अगली शर्त $5000 की होती है, जिसमें सवाल होता है कि अगला प्लेयर बॉल पास करेगा या लेकर दौड़ेगा। निकी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। लिवान दौड़ने की बेट लगाता है और निकी पास की, लेकिन निकी ये शर्त और $5000 हार जाता है। इस हार के बाद निकी इसे हल्के में लेने की कोशिश करता है और जेस को कॉफी पीने चलने को कहता है, लेकिन लिवान उसे रुकने के लिए उकसाता है। वो ताना मारता है कि वीआईपी लाउंज में बैठने वाले के लिए 5000 कुछ नहीं होते। वो $10,000 की अगली शर्त की बात करता है और निकी फिर मान जाता है। इस बार सवाल होता है कि अगला पास सक्सेस होगा या नहीं। निकी भरोसे से कहता है कि पास पूरा होगा, लेकिन दूसरी टीम बीच में ही पास रोक लेती है। इस तरह निकी कुल $15,000 हार चुका होता है। पैसे निकालते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं। गुस्से में वो $50,000 की एक और शर्त लगाता है और उसे भी हार जाता है। अब जेस उसे साफ तौर पर रुकने को कहती है, लेकिन निकी का ईगो और गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। वो बिना सोचे समझे $1,00,000 की शर्त लगा देता है। लिवान मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसके पास इतने पैसे भी हैं? जवाब में निकी टेबल पर कैश का पूरा बंडल फेंक देता है। इस बार भी उसका गैस गलत साबित होता है और वो भारी रकम हार जाता है। अब तक निकी लाखों डॉलर गंवा चुका होता है और पूरी तरह टूट चुका होता है। जेस उसकी हालत देखकर हैरान और परेशान होती है, लेकिन खेल अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका होता है। निकी आखिरी दांव के तौर पर कहता है कि उसके पास अब सिर्फ $1 मिलियन बचे हैं और वो सब कुछ दांव पर लगा देगा। इस बार फैसला ताश के पत्तों से होना होता है। लिवान पहले से लगातार जीत रहा होता है और निकी को एक एटीएम मशीन की तरह देखने लगता है। लिवान का कार्ड 5 निकलता है, जिससे निकी के पास जीतने का अच्छा मौका होता है, क्योंकि उसे सिर्फ 5 से बड़ा कार्ड चाहिए होता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कार्ड पलटता है, लेकिन उसकी तिग्गी निकलती है। ये देखकर जेस शौक से कुर्सी से गिर पड़ती है। निकी, जिसने शुरुआत में सिर्फ $4000 खेलने का सोचा था, अब $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका होता है, यानी करीब 9 करोड़ रुपए। शर्म और गुस्से से भरा वो जेस का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है, लेकिन लिवान अभी भी उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आता और ताना मारता है कि उस्ताद के साथ खेलने का यही अंजाम होता है। तभी निकी रुकता है और एक आखिरी शर्त लगाने की बात करता है, इस बार $1 मिलियन की। अब गेम का तरीका बदल जाता है। निकी चैलेंज देता है कि लिवान दूरबीन से किसी भी रैंडम प्लेयर को चुने और अगर निकी उस खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही गैस कर ले तो जीत उसकी होगी। लिवान को ये अजीब लगता है और उसे शक होता है कि कहीं निकी चीटिंग तो नहीं कर रहा। शक दूर करने के लिए निकी कहता है कि वो खुद गैस नहीं करेगा, बल्कि जेस करेगी। जेस गुस्से और कंफ्यूजन में होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे खिलाड़ियों में वो सही नंबर कैसे गैस कर सकती है। जेस वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिवान के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और थोड़ी झड़प हो जाती है। खुद को शांत करके जेस मैदान की तरफ देखती है। निक्की उसे बस इतना कहता है कि जो नंबर उसे अपना सा लगे वही बोल दे। लिवान दूरबीन से एक प्लेयर को चुनता है और जेस भी दूरबीन लेकर पूरे मैदान को स्कैन करती है। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। वो उनका दोस्त फरहाद होता है, जो 55 नंबर की जर्सी पहने होता है। जेस को निक्की की बात याद आती है, जो नंबर उसे अपना सा लगे वही बोल दे। जेस को समझ आ जाता है कि ये सब निक्की के प्लान का हिस्सा है। वो पूरे यकीन से नंबर 55 बोल देती है, जो बिल्कुल सही निकलता है। लिवान ये सुनकर दंग रह जाता है। जेस भी कुछ पल सोच में पड़ जाती है कि निक्की को पहले से कैसे पता था कि लिवान उसी नंबर को चुनेगा। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी बात ये होती है कि वो शर्त जीत चुके होते हैं। उन्हें $1 मिलियन का प्रॉफिट मिलता
मिलता है और पहले हारा हुआ सारा पैसा भी वापस मिल जाता है। 2 बड़े कैश से भरे बैग लेकर वे स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। कार में निकी जेस को पूरी सच्चाई बताता है। वो समझाता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था और वे काफी समय से लीवान को ट्रैक कर रहे थे। दरअसल लीवान हाई सोसाइटी में जुए की लत के लिए मशहूर होता है और कोई भी उसे बड़ी शर्त खेलने के लिए उकसाए तो वो खुद को रोक नहीं पाता। निकी की टीम ने उसके दिमाग में 55 नंबर को सबकॉन्शियस लेवल पर बैठा दिया था। होटल से निकलते वक्त रास्ते के साइन बोर्ड्स पर, सिक्योरिटी गार्ड के बैज पर हर जगह उसे 55 नंबर दिखाया और सुनाया गया। यहाँ तक कि मैच देखने आते समय उसकी कार में ऐसा गाना चलवाया गया जिसमें बार बार 55 जैसा साउंड आता था। साथ ही फरहाद की फोटो दिखाकर उसके दिमाग में उसकी विजुअल मेमोरी भी बना दी गई थी। जब उसने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग अपने आप 55 नंबर की तरफ चला गया और इस बारे में जेस को जानबूझकर कुछ नहीं बताया गया था ताकि उसके रिएक्शन पूरी तरह असली रहें और किसी को शक न हो। पूरी सच्चाई जानकर जेस निकी से बेहद इंप्रेस हो जाती है। कहानी अब कुछ दिन पीछे जाती है जब निकी एक कमरे में बेड पर बैठा हुआ था और उसके सिर पर एक आदमी ने बंदूक तान रखी थी। उसी कमरे में निकी के बगल में जेस भी मौजूद, जिससे निकी की मुलाकात कुछ ही दिन पहले हुई थी। कमरे का माहौल बेहद टेंशन से भरा हुआ था और साफ दिख रहा था कि निकी किसी बड़े जाल में फंस चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो बेहद शांत लहजे में कह देता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दे। बंदूक वाला आदमी उसके इस रिएक्शन को देखकर तुरंत समझ जाता है कि निकी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक शातिर खिलाड़ी है। उसे एहसास हो जाता है कि ये आदमी हमसे भी बड़ा ठग है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही साबित होता है। असल में निकी एक प्रोफेशनल ठग है जो छोटी मोटी चोरियां और फ्रॉड बहुत सफाई और स्टाइल के साथ करता है। इस पूरी सिचुएशन में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जेस ही उसे फंसाकर इस कमरे तक लाई थी ताकि निकी से पैसे लूट सके, लेकिन निकी ने जेस का प्लान फेल कर दिया था। इसके बाद जब जेस होटल से बाहर जाने लगती है तो निकी जेस के साथ साथ चलने लगता है। निकी ने जेस में एक नेचुरल टैलेंट पहचान लिया था। निकी जेस से कहता है कि उसके अंदर एक खास गिफ्ट है और अगर वो इस टैलेंट को सही तरीके से तराश ले तो पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती है। वो बताता है कि ठगी उनके परिवार का पुश्तैनी धंधा है। उसका बाप, उसके बाप का बाप सब इसी लाइन में थे और हर चाल, हर ट्रिक उसके लिए एक खेल की तरह है। जेस बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी जेब से थोड़े पैसे निकालती है और कहती है कि वो उससे सीखना चाहती है। निकी भी समय बर्बाद करने के मूड में नहीं होता। बाहर निकलते वक्त वो जेस की एक अंगूठी चुपचाप चुरा लेता है और उसे पता तक नहीं चलता। जब तक जेस को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी होती है। जैसे ही वो घड़ी को अपने हैंडबैग में रखती है, निकी उसका वॉलेट भी निकाल लेता है। इन सब कारनामों के बाद निकी उसे समझाता है कि इस काम में फोकस चाहिए, बस हाथ की सफाई, सही टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल की जरूरत है। उस दिन निकी बस जेस को गुड बाय कहकर चला जाता है। अगले दिन जेस फिर से निकी से मिलती है। निकी एक नई टीम बनाने में लगा होता है। उनकी ये मुलाकात भी असल में एक टेस्ट होती है। निकी ये देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। जब जेस हामी भर देती है तो उसे टीम के एक आदमी के साथ एक भीड़ वाली जगह भेज दिया जाता है। ये जेस का पहला चैलेंज होता है। ये सब निकी बिल्डिंग की छत से देख रहा होता है। जेस हाथ में मैप लेकर लोगों से रास्ता पूछने लगती है और इसी दौरान उसका साथी चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता है। फिर एक और टीममेट जानबूझकर एक आदमी से टकराता है और उसी पल जेस उसका वॉलेट निकाल लेती है। धीरे धीरे जेस को अपने चोरी करने के अंदाज में कॉन्फिडेंस आने लगता है। सब कुछ इतना स्मूथ होता है कि किसी को शक तक नहीं होता। टीम का एक और तरीका नकली एटीएम मशीन का होता है जिसमें पैसे निकालते वक्त लोगों का पिन अपने आप स्टोर हो जाता है। फरहाद उस मशीन को हटाकर सारा डेटा ले जाता है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उनसे लग्जरी आइटम्स खरीदे जाते हैं और एंड में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है। इसके बाद निकी जेस को उस जगह ले जाता है जहां ये लोग चोरी का सामान बेचने जाते थे। वहां जेस को एक खूबसूरत नेकलेस पसंद आ जाता है और वो उसे पहन लेती है, लेकिन निकी सख्ती से उसे तुरंत उतारने को कहता है। निकी समझाता है कि चोरी की कोई भी चीज पर्सनल नहीं होती, सब कुछ बेचना जरूरी है। अभी हम इतने अमीर नहीं हुए हैं कि लग्जरी लाइफ गुजार सके, अभी हमें और भी काम करना है। जेस पहले बार इतने बड़े लेवल की ठगी देख रही होती है। चोरी किए गए कीमती सामानों के ढेर के बीच खड़े होकर उसे एक अलग ही एहसास होता है। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में जाते हैं जहां उनका काम सिर्फ एक्टिंग करना होता है। फरहाद बेहोश होने का नाटक करता है और जेस जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टीम के बाकी लोग आसपास के अमीर लोगों का कीमती सामान चुरा लेते हैं और फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर वहां से निकल जाती है। सब कुछ इतना परफेक्ट प्लान किया गया होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। उस रात पूरी टीम मिलकर सेलिब्रेट करती है। निकी सबकी
की तारीफ करता है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने $1.2 मिलियन कमा लिए होते हैं। अगले दिन सभी लोग अलग होने वाले थे। हर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और सबको भरोसा दिलाया जाता है कि कुछ ही दिनों में पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। हालांकि पुराने मेंबर्स जानते होते हैं कि निकी का एक आखिरी मिशन अभी बाकी है। वो उसे 1.2 मिलियन कैश सौंपते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि निकी इसे जुए में उड़ा न दे। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के VIP लाउंज में ले जाता है। ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। निकी ने तेज दिमाग और चोरी की जबरदस्त स्किल से लियुआ को $1 मिलियन का चूना लगा देता है। निकी जेस को दिखाता है कि कैसे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कमाए जा सकते हैं। सब खत्म होने पर निकी जेस के साथ स्टेडियम से बाहर आ जाता है। जेस निकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी। निकी जेस को $80,000 देकर गुड बाय कह देता है और वहां से जाने लगता है। जेस उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन निकी उसकी एक भी नहीं सुनता और फौरन वहां से चला जाता है। लेकिन इससे जेस का दिल टूट जाता है। वो रोने लगती है। दरअसल इस वक्त तक जेस निकी के प्यार में पड़ गई थी और वो खुद को निकी की गर्लफ्रेंड समझने लगी थी। लेकिन निकी के लिए वो सिर्फ एक ठग होती है। जेस को एहसास होता है कि निकी की दुनिया में जज्बातों की कोई जगह नहीं। साथ ही जेस को लगता है कि निकी ने उसे बहुत कम पैसे दिए हैं। निकी ने उसे $80,000 दिए हैं जबकि निकी खुद $1.2 मिलियन अपने साथ ले गए। कहानी 3 साल आगे बढ़ चुकी होती है। वक्त बीतने के साथ निकी की जिंदगी बदली जरूर होती है लेकिन उसका शातिर दिमाग और अमीर लोगों को लूटने का जुनून अब भी वैसा ही रहता है। इस बार उसका नया निशाना एक बेहद अमीर आदमी गैरी होता है जिसे स्पोर्ट्स कारों का पागलपन की हद तक शौक है। गैरी के पास महंगी और रेयर गाड़ियां होती हैं लेकिन उन्हें सही हालत में रखने के लिए उसे एक काबिल मैकेनिक की जरूरत होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर निकी खुद को एक एक्सपर्ट मैकेनिक बताकर गैरी से मिलने पहुंचता है। अपनी बातों और टेक्निकल नॉलेज से वो गैरी को इम्प्रेस कर देता है लेकिन गैरी का पर्सनल गार्ड शुरू से ही निकी पर शक करता है। जैसे ही निकी वहां से निकलता है गार्ड गैरी को वार्न करता है कि इस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। उसी शाम गैरी एक शानदार पार्टी रखता है जिसमें शहर के अमीर लोग शामिल होते हैं और निकी को भी बुलाया जाता है। पार्टी के बीच निकी की नजर जेस पर पड़ती है जो गैरी के बेहद करीब दिखाई देती है। दोनों की नजदीकियां देखकर निकी को लगने लगता है कि वे रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी छोड़कर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेस उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसका गैरी के साथ रिलेशन बन चुका है लेकिन गैरी को उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वो निकी से कहती है कि वो गलती से भी गैरी के सामने उनका जिक्र न करे। ये बात निकी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वो वापस पार्टी में जाकर जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है। गुस्सा, जलन और नशे के असर में वो अपना आपा खो बैठता है और सबके सामने गैरी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। माहौल बिगड़ जाता है और गैरी का गार्ड तुरंत निकी को पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल देता है। हालांकि गैरी ये मान लेता है कि निकी ने ये सब नशे में किया है इसलिए वो उसे नौकरी से नहीं निकालता और उसे माफ कर देता है। अगले दिन गैरी का मैनेजर निकी को काम समझा रहा होता है। तभी जेस वहां आ जाती है और कुछ ही देर में गैरी भी वहीं आकर लेट जाता है। एक बार फिर जेस और गैरी को इतने करीब देखकर निकी के अंदर जलन भर जाती है और उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद निकी जेस से कहता है कि उसे इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि कुछ लोग उसे गलत नजरों से देख रहे हैं और ये बात उसे पसंद नहीं है। जेस उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन निकी और जेस एक अलग जगह मिलते हैं। यहाँ जेस 3 साल पहले हुई उस घटना के बारे में सवाल करती है जब निकी अचानक उसे छोड़कर चला गया था। वो जानना चाहती है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। निकी उसे समझाने की कोशिश करता है और वो जेस को अपनी बातों में फंसाना चाहता था लेकिन जेस बहुत नाराज होती है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो साफ कह देती है कि वो अब उस पर भरोसा नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती। निकी फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने दोस्त फरहाद के जरिए जेस को मनाने की कोशिश करता है जो जेस का भी अच्छा दोस्त बन चुका होता है। फरहाद के हाथों वो जेस को एक नेकलेस गिफ्ट भेजता है, वही नेकलेस जो उसने चोरी के सामान वाली जगह पर देखा था। फरहाद के समझाने पर जेस आखिरकार निकी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। जब दोनों मिलते हैं तो जेस समझ जाती है कि निकी फिर से उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। इस बार वो साफ मना कर देती है और कहती है कि अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती। निकी उदास होकर होटल लौटता है लेकिन वहां उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। जेस उसके कमरे के दरवाजे पर बैठी होती है। सच ये होता है कि जेस आज भी निकी को पसंद करती है और खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाती। दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और एक बार फिर साथ वक्त बिताते हैं। अगली सुबह अचानक गैरी का गार्ड बिना बताए निकी से मिलने आ जाता है। गार्ड को शक होता है कि कमरे में और कोई मौजूद है, इसलिए वो पूरी तलाशी लेता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता क्योंकि जेस बगल की बालकनी
में छुप जाती है। कुछ समय बाद गैरी का मैनेजर निकी को उसके काम के बदले ढेर सारे पैसे देता है। अब असली खेल शुरू होता है। निकी अपने लैपटॉप में गैरी की खुफिया कार डिजाइन ट्रांसफर करता है। इन डिजाइन को चुराने के बाद वो गैरी के ही क्लाइंट्स को कम पैसों में बेच देता है। अब उसके पास काफी पैसा जमा हो जाता है। वो जेस के साथ यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाने का प्लान बनाता है। जब दोनों गाड़ी में बैठकर शहर छोड़ रहे होते हैं, तभी गैरी का एक आदमी उनका पीछा करता है और जानबूझकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वे खुद को कुर्सियों से बंधा हुआ पाते हैं और सामने गैरी खड़ा होता है। गैरी पहले से जानता होता है कि निकी उसे लूटने आया है, इसलिए उसने अपने आदमियों को शुरू से ही उसके पीछे लगा रखा था। बस उसे यही समझ नहीं आता कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद निकी को पासवर्ड कैसे मिला। निकी बताता है कि उसने जेस को दिए गए नेकलेस में एक खुफिया चिप लगा दी थी और जब जेस तुम्हारे कमरे में आई तो चिप के लैपटॉप के करीब आते ही मुझे तुम्हारे लैपटॉप की एक्सेस मिल गई। यानी अब मैं तुम्हारे लैपटॉप के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारा सारा डेटा मेरे पास आ गया है। साथ ही निकी कहता है कि जेस को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने प्यार का नाटक करके उसे बेवकूफ बनाया। ये सुनकर गैरी और उसका गार्ड हंसने लगते हैं। तभी जेस सच बताती है कि उसका और गैरी का कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। वो भी गैरी को लूटने के इरादे से ही आई थी। दरअसल जब जेस गैरी की पार्टी में आई तो उसने वहां निकी को देख लिया, इसीलिए जेस जानबूझकर गैरी के क्लोज जाने लगी ताकि निकी को लगे कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनते ही जेस और निकी झगड़ने लगते हैं और जेस उसे झूठा और धोखेबाज कहती है। निकी एक और कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे गोली मार देता है। गैरी गार्ड को जेस को मारने से रोक देता है, क्योंकि वो पुलिस में नहीं पड़ना चाहता था। अब गैरी अपने गार्ड से कहता, ये प्रॉब्लम तुमने शुरू की है, इसे तुम ही संभालो। ये बोलकर गैरी वहां से चला जाता है। इधर घायल निकी की जान बचाने के लिए वो गार्ड एक पंप की हेल्प से गोली निकालता है। वो गार्ड कहता है, फिक्र मत करो, गोली दिल पर नहीं लगी है, इसलिए तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और तब जेस को पता चलता है कि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि असल में निकी का पिता ही होता है। वो अब जेस की मदद से सारे पैसे लेते हैं और निकी को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। यहाँ जेस को सारी सच्चाई पता चलती है कि निकी ने गैरी को लूटने की पूरी प्लानिंग 3 साल पहले ही बना ली थी और गैरी का गार्ड बनना भी उसी प्लान का हिस्सा था। और पिछले 3 साल से निकी के फादर गैरी के गार्ड का काम कर रहे थे ताकि गैरी को उन पर पूरी तरह से भरोसा हो जाए। साथ ही निकी ने अपने फादर की मदद से ही गैरी के पासवर्ड का पता लगवाया था। यानी उस वक्त निकी ने झूठ बोला था कि जेस के जरिए उसे पासवर्ड पता चला। निकी के कहने पर ही उसके फादर ने निकी पर गोली चलाई। ऐसा करना निकी को बचाने के लिए जरूरी था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो गैरी ही गुस्से में उन दोनों को गोली मार देता। ये भी निकी का ही प्लान था। आखिरकार निकी, उसके फादर और जेस सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। निकी को उसकी सजा मिल चुकी होती है, लेकिन जेस उसे माफ कर देती है क्योंकि वो भी उसी जैसी होती है। दोनों मिलकर अपनी चालाकियों से